आप सभी को नमस्कार। मैं इंद्रजीत शर्मा आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि सीजीएल 2025 में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो, या आप ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इस बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। सीजीएल सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फोटो की डिमांड क्या होगी या क्या क्या पोस्ट होंगी, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सीजीएल 2025 के बारे में जानना चाहेंगे। सीजीएल 2025 के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो शायद आप सभी बच्चों को पता होगा कि इसका जो नोटिस है उसकी टेंटेटिव डेट्स ऑलरेडी आ चुकी है। तो सीजीएल 2025 में जो टेंटेटिव डेट्स हैं एग्जैक्टली प्यारे बच्चों वो है क्या, मैं बताता हूं। पहला, डेट फॉर सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अप्रैल सन 2025 को इसके फॉर्म निकल रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं इस बात को कि 22 अप्रैल सन 2025 को इसके फॉर्म निकल रहे हैं, बट ये टेंटेटिव डेट है। हो सकता है कि एसएससी इस डेट को आगे ना बढ़ा दे। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की अगर मैं बात करता हूं कि भाई इसकी लास्ट डेट एग्जैक्टली क्या है, तो जो इसकी लास्ट डेट है वो है 21 मई, यानी पूरा का पूरा सीधा सीधा 30 दिन इन्होंने दे रखे हैं। अप्रैल में 22 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 21 मई को इसकी लास्ट डेट होगी, और इसके 2 दिन बाद तक आपको उसमें करेक्शन करने का वक्त भी मिलेगा। ये बात बता दूं बच्चे, तो याद रखना कि 22 मई और 22 अप्रैल 21 मई। अब उसके बाद लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की वो 2 दिन तक रहती है। एक विंडो होती है एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की, वो 2 दिन तक रहेगी। वो इट डिपेंड्स ऑन द डेट ऑफ जब सबमिशन की डेट होगी उसके हिसाब से 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब इसकी बात आती है कि सर इसका जो टेंटेटिव स्केड्यूल है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो एग्जैक्टली होगा कब। तो 2025 में जो एग्जाम होगा वो जून और जुलाई 2025 प्री में इसके आने के चांसेस हैं। बट मैं फिर बता रहा हूं कि एक टेंटेटिव स्केड्यूल है, लेकिन जून और जुलाई को टारगेट मान के अगर आप लोग पढ़ाई शुरू करोगे तो डैम श्योर अभी भी आपके पास लगभग 6 महीने पूरे हैं। इन 6 महीनों में आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। और इसके मेंस की अगर मैं बात करता हूं, जो टीयर 2 जिसको हम बोलते हैं, जो मेंस होता है, ये टीयर 2 नवंबर और दिसंबर में होगा, यानी पूरे के पूरे 12 महीने अभी पूरे के पूरे बाकी हैं। अगर आप इस 2025 के पेपर की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अब यहां पर एक सवाल आता है दोस्त कि सर कौन कौन सी ऐसी पोस्ट होती है जो सीजीएल में हमें दी जाती है, या हम तैयारी करते हैं तो हमें कौन कौन सी पोस्ट हमें मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और भाई सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन सीजीएल की चाहिए तो टोटल 34 डिपार्टमेंट्स होते हैं और 34 पोस्ट होती है जो आप लोगों को सीजीएल क्रैक करने पे यहां पर मिलेगी। अगर मैं पहली पोस्ट की बात करता हूं तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होती है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में ये मिलती है, और ग्रुप बी होती है जिसमें 20 से 30 साल की एक एज होती है। यानी अगर आप 20 से 30 साल की एज के बीच में हैं तो आप जनरल कैटेगरी के हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, एज रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहा। ये सारी एज जो है टोटली जो है जनरल कैटेगरी की है। किसकी है बच्चे? जनरल कैटेगरी की एज है, ध्यान रख लेना। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होती है, अगर मैं सीएसएस की बात करता हूं सेंट्रल सेक्रेटरीट में, तो पहली सबसे बेनिफिशियल पोस्ट मानी जाती है, और खासकर ये पोस्ट लड़कियों के लिए सबसे शानदार मानी जाती है। अगर आप इस पोस्ट के बारे में नहीं जानते तो हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की सारी पोस्ट है, लेकिन अगर इनके डिपार्टमेंट्स की बात करें, ये सीएसएस है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें ज्यादातर जो आपको पोस्ट मिलेगी वो फॉरेन कंट्रीज में मिलेगी। मेरी बात समझना बच्चे, इसमें ज्यादातर जो पोस्ट मिलेगी वो फॉरेन कंट्रीज में मिलती है, यानी रशिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, पुर्तगाल हो गया, नीदरलैंड हो गया, या यूरोपियन कंट्रीज में भी इसको आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। उसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएफएच, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बोलते हैं इसे बोलते हैं बच्चे आर्म्ड फोर्सेस। तो ये जो पोस्ट आपको मिलेगी, ये दोस्त मिलेगी पैरामिलिट्री के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसके अंदर मिलती है, तो उसमें आप सेक्शन ऑफिसर लगेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ज्यादातर बच्चों की जो पहली प्रायोरिटी होती है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ही मानी जाती है। अब उसके बाद ज्यादातर बच्चे प्रायोरिटी किसको देते हैं? सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब इनकम टैक्स में तो इनकम ऑलरेडी है, हाँ या ना, तो इनकम के पीछे मत भागो मेरे भाई, सिलेक्शन के पीछे भागो। तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो होगी उसे सीबीडीटी बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं उसको। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आती है। उसके बाद जो अगली सबसे ज्यादा
आती है वो आती है एग्जामिनर। एग्जामिनर में मेरे बच्चे ये भी ग्रुप बी है और इसमें भी सेम एज चाहिए होती है, तो ये भी पोस्ट आपके लिए बहुत शानदार है। उसके अलावा असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जहां पर सबसे ज्यादा पैसा पकड़ा जाता है, वहां पर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट हमेशा जाके सबसे पहले रेड मारता है और देखता है कि ये पैसा हवाला का तो नहीं है, तो इसके लिए भी ग्रुप बी। ये ध्यान से देखो, सारी पोस्ट ग्रुप बी है, यानी जैसे ही आप ग्रुप बी के बाद ग्रुप ए में आप जैसे ही ऐड हो जाओगे तो आप सीधा गजेटेड पोस्ट में चले जाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? यानी एक प्रमोशन आप लोगों को सीधा सीधा कहां लेके जाएगा? गजेटेड पोस्ट के लिए लेके जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? इसके बाद आता है, अब यहां पे आते हैं हम लोग सब इंस्पेक्टर पोस्ट, सीबीआई। अगर मैं बात करता हूं सीबीआई का नाम सुनते ही लोगों के भाई साहब टेंशन खत्म हो जाती है। अगर आपके पास सीबीआई का आई कार्ड है भाई साहब, क्या फील आएगा ना, अगर आप सीबीआई ऑफिसर बन जाते हो तो कैसा लगेगा। तो सीबीआई के अंदर इसकी सबसे अच्छी पोस्ट निकलती है सब इंस्पेक्टर की। ये भी ग्रुप बी है, इसकी एज भी 20 से 30 साल है, बाकी 18 और 30 साल है। अगला आता है इंस्पेक्टर पोस्ट। इंस्पेक्टर पोस्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में होता है। इंस्पेक्टर पोस्ट जो होती है वो 4600 ग्रेड पे की होती है, और इसमें जैसे सीजीएल में आप इंस्पेक्टर लगते हो, जैसे आप सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर लगते हो, या आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर लगते हो, तो उस एज के लिए भी, और आपको एज चाहिए सिंपली 18 से 30 साल चाहिए। अब उसके बाद इंस्पेक्टर भी है इसमें। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, ये भाई साहब खतरनाक, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इसमें सीबीईसी भी आता है। सीबीईसी कहते हैं इसको हम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ड्यूटीज जो होती हैं, जो जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, उसके अंदर आप इंस्पेक्टर्स लग सकते हो। तो ये जो शुरू की जो 15 पोस्ट मैंने आपको बताई ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन्फोर्समेंट की, और कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर्स की, इंस्पेक्टर्स की, और प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की जो पोस्ट मैंने बताई है, ये हर बच्चे की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सीजीएल में पाने के लिए, जिसका ग्रेड पे भी अच्छा खासा होता है। अब आते हैं पे लेवल 6 पे। पे लेवल 6 पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेम वही है, ग्रुप बी है, 18 से है, सबकी सेम एज है, बस डिपार्टमेंट जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन याद बता दूं कि यहां पर ना एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट होती है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, यानी आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से होना मैंडेटरी है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो ये कहीं ना कहीं फिर आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। बाकी सारी सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस नार्कोटिक्स में है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ऑफिसर, सी एंड एजी, कैग बोलते हैं इसे हम लोग, सीधा क्या बोलते हैं, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट निकलती हैं। ये हो गई बच्चे ग्रुप बी की, सारी ग्रुप बी की 18 से 32 साल, ठीक है मेरे बच्चे। अब आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल लो हो जाएगा, इसको बोलते हैं 2800 ग्रेड पे। अब मेरी बात समझना, 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है, जिसमें अगर ये कहा जाए तो इंस्पेक्टर से नीचे लेवल का ये पोस्ट होती है, यानी कम मेरिट भी कम जाएगी, तो जाहिर सी बात है पोस्ट भी कम मिलेगी। तो यहां पे ऑडिटर, लेकिन ये ऑडिटर सारे के सारे देखो सी एंड एजी, सीजीडीए, ठीक है, मिनिस्ट्री मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे, सी एंड एजी, कंट्रोल और जनरल ऑफ अकाउंट्स रहेगा, यानी अलग अलग मिनिस्ट्री में जो उनके अकाउंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें जो ऑडिटर की पोस्ट निकलती है, उन ऑडिटर पोस्ट के लिए सीजीएल के थ्रू ही सिलेक्शन लिया जा सकता है, और जिसका ग्रेड पे 2800 होता है, ठीक है। तो यहां पे जो बेसिक सैलरी होती है वो 29,200 होती है। इसके ऊपर आपका डीए जुड़ जाएगा, आपका टीए जुड़ जाएगा, आपका अदर मेडिकल अलाउंसेस जुड़ जाएंगे, और अदर अलाउंसेस और ऐड होते चले जाएंगे। अब इसमें जो आपको एज चाहिए वो 18 से 27 साल की चाहिए। कितनी? 18 से 27 साल। देन उसके बाद आता है पे लेवल 4, पोस्टल असिस्टेंट, स्टार्टिंग असिस्टेंट। इसकी हम बात करते हैं, ये भी ग्रुप सी में ही आता है, और ये भी कहीं ना कहीं 2800 ग्रेड पे ही होगा, जिसमें सीबीडीटी में टैक्स असिस्टेंट, सॉरी, ये 2400 ग्रेड पे होता है। ये सबसे कम मेरिट इसकी जाती है। सबसे कम मेरिट अगर देखा जाए तो इसकी जाएगी। अब 390 नंबर का पेपर है सीजीएल का, जिसमें सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते हैं। तो यहां पे देखिए, टैक्स असिस्टेंट, ज्यादातर बच्चे इसको मतलब प्रायोरिटी पे रखते हैं, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, इसके मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलग चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये थोड़ा सा मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इनकी जो एज है 18 से 27 साल है, लेकिन इसकी सैलरी थोड़ी सी कम है। जो बेसिक पे मैंने बताया 25,200 इसका बेसिक है, इसके ऊपर अलाउंसेस जोड़ जाड़ के ये लगभग आपकी 42,000 के करीब इसकी तनख्वाह आपकी बंध जाएगी। तो टोटल 34 पोस्ट हो गई। अब आते हैं इसके बाद, मेरे भाई जितनी भी पोस्ट मैंने बताई है सारी की सारी, और एज मैंने बताई, वो जनरल कैटेगरी से रिलेटेड थी। अब जब जनरल कैटेगरी की बात खत्म हो चुकी है, तो भैया उनके अलावा जो एक्स्ट्रा और लोग होते हैं जिनको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है एज में, उनकी बात करते हैं। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको
जो भी एज होगी, अगर 30 साल है तो प्लस 5 साल मिलेगी, 27 साल है तो प्लस 5, तो यहां हो जाएगी आपकी 35 साल और यहां हो जाएगी आपकी 32 साल की एज हो जाएगी, अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल, तो 30 प्लस 3 आप 33 साल तक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और जिसमें 27 साल चाहिए उसमें आप 30 साल तक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब मेरे बच्चों, जो लोग यहाँ पे अनरिजर्व जनरल कैटेगरी है लेकिन वो क्या पीडब्ल्यूबीडी से है, अब उसमें 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल गया। अब कहानी क्या है कि ये कहीं ना कहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी यूज होता है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यूज होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एक्स सर्विसमैन है, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो 3 साल आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ द मिलिट्री सर्विस, यदि यानी उन्होंने 3 साल तक सर्विस की है, देन उसके अलावा डिफेंस पर्सनल को 3 साल के लिए मिलता है। उसके अलावा डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज, किसी को बचाने में या किसी वॉर कंडीशन में अगर वो डिसेबल्ड हो जाते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे 8 साल का। जैसे जो डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं, जिन्होंने वहां पर कुछ फाइट की हो, ठीक, कंसिक्वेंसेज अपने अपने एडिशनल परमिशेबल रिलैक्सेशन अपर एज, बहुत सारी चीजें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 इयर्स रेगुलर एंड कंटिन्यू सर्विसेज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो उनको भी यहाँ पे 40 साल तक की एज मिल जाती है। कुल मिला के ये उनके लिए जो डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, ये उनके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप अपने लेवल पे चलो, लेकिन जो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाली है, ध्यान से मेरी बात समझना, ये वाली है, ये एससी एसटी के लिए जो फीमेल डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, जुडिशियली सेपरेटेड है। मेरी बात ध्यान से समझना, जुडिशियली का मतलब कानून के द्वारा कहे गए कि भाई हम हस्बैंड वाइफ है, दोनों अलग अलग हो गए हैं और मैंने अभी तक किसी से शादी नहीं की है। अगर आपने शादी कर ली होगी तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप डाइवर्स्ड है, सेपरेटेड है, तो 35 साल तक, अप टू 35 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं, और एससी एसटी हैं तो आप 40 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। अब आता है यहां पे पैरा नंबर 8.1, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जो मैंने कहा था जिसके लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अब मेरी बात समझ रहे हो, एट 12th लेवल, यानी 60% आपके मार्क्स मैथ में आने चाहिए, तब जाके आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर दे सकते हैं, एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स, यानी या तो फिर आपके पास 60% मार्क्स नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स में आपने बैचलर कर रखा हो या उनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो, ये उसके लिए है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स की कोई एक डिग्री होनी चाहिए या उस जैसा कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आता है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी का भी होता है। अब इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, पहली बात तो वो होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है वो पता होगा, मिनिमम 1 ईयर, इसके अलावा मिनिमम 1 ईयर रिसर्च चाहिए, एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो आपके पास कानून की डिग्री होनी चाहिए कि आपने एलएलबी की हुई है, या फिर आप ह्यूमन राइट्स के थ्रू आपका वहां पे कहीं ना कहीं डिग्री होनी चाहिए। अब बाकी जो ऑल अदर पोस्ट है उनके लिए सिर्फ आपको मेरे प्यारे दोस्तों क्या चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, नो परसेंटेज रिक्वायर्ड, कोई भी परसेंटेज नहीं चाहिए, नो स्ट्रीम रिक्वायर्ड, यानी कोई भी आपको स्ट्रीम नहीं चाहिए, नो स्ट्रीम रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी के लिए ये है कहीं ना कहीं। अब आता है कि भाई हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई कैसे करें, तो मैं बताता हूं बच्चे, यहां पे एक वेबसाइट दे रखी है, इसको देखिए ssc.gov.in। आप इस साइट पे जाएंगे, ssc.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे, जहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, आपका फोन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी फिल हो जाएंगी और एक आपका OTR जनरेट हो जाएगा। OTR जनरेट होते ही आप क्या करेंगे, एक नंबर आपको मिल जाएगा, जब भी वो नंबर आप डालेंगे वो नंबर से सीधा सीधा आपके डाटा का सारा फेच किया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि on the new website ssc.gov.in will be required to do so as the earlier OTR generated। ये हो गया, OTR करना है, लंबी छोड़ी कहानी नहीं कर सकते। अब यहां ध्यान से पॉइंट को समझना, फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ। आपके पास पहले से कोई फोटो होने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लाइव फोटो खींचेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना कि द फोटो हैज बीन
डिजाइंड टू कैप्चर अ फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो वहां पे फोटो कैप्चर की जाएगी। फॉर दिस पर्पस द कैंडिडेट हैज टू स्टैंड सिट और बिफोर द कैमरा। आपको कैमरे के यानी आपका जो लैपटॉप होगा उसके अंदर जो कैमरा होगा उसके सामने आपको बैठना होगा। वहां पे व्हेन प्रॉम्प्टेड बाय एप्लीकेशन मॉड्यूल, जो एप्लीकेशन मॉड्यूल के हिसाब से है, एंड फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। पहला, फाइंड अ प्लेस विद अ गुड लाइट, अच्छी लाइट होनी चाहिए एंड प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना तो और बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। इंश्योर द कैमरा इज येट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो, यानी कैमरे के जो एक लेवल होना चाहिए वो आंखों के जस्ट सामने होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड, लाइक बिल्कुल सीधे खड़े होना है कैमरे के सामने, ऐसे रहना है आप लोगों को, बिल्कुल गर्दन सीधी, कैमरे की तरफ आंखें होनी चाहिए आप लोगों की। इंश्योर दैट हिज फेस इज फुली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर ऐसे बनकर आएगा, उसका आपका फेस इसके अंदर होना चाहिए, इस तरह से आपका फेस होना चाहिए। डिटेन्ड बाय द कैमरा एंड दैट इज नाइदर डू क्लोज, ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर। इट शुड कवर द एरिया फुली एंड नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी आउटसाइड द रेक्टेंगल, यानी कान भी इससे बाहर नहीं आना चाहिए। अगर कान भी बाहर आ गए तो आपकी फोटो क्या होगी, गलत मानी जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं। कैंडिडेट शुड नॉट वियर अ कैप, मास्क और ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स व्हाइल कैप्चरिंग, ना तो आपकी आंखों पे चश्मा होना चाहिए, ना सर पे कैप होनी चाहिए, ना गले में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो उस फोटो में दिख रही हो। हाँ, आप अपने इयररिंग्स पहन सकते हैं लेकिन बहुत बड़े वाले नहीं, बहुत छोटे वाले। आप नोज रिंग पहन सकते हैं लेकिन छोटी सी, जो शो नहीं होनी चाहिए और जिसकी वजह से कैमरे में कोई पिक्चर्स बहुत बड़े लेवल पे ना दिखाई दे, अदरवाइज आपकी फोटो रिजेक्ट मानी जाएगी। इसके अलावा ये आपको बता ही दे कि विदाउट कैप होनी चाहिए। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ये तो खैर हमारे काम का नहीं है। बाकी हाँ, अब जब आपने वो ओटीआर भर दिया तो एक सेंटर प्रेफरेंस आती है। अच्छा, सेंटर प्रेफरेंस नाम से नहीं होगी, कोड के थ्रू होगी। आप कहीं से भी, भागलपुर से हैं तो 3201 होगा, मुजफ्फरपुर से हैं तो 3205 होगा। मतलब जो भी आपको सेंटर डालना है कि भाई मुझे इस जगह एग्जाम सेंटर पढ़ना चाहिए। दिल्ली का भी एक सेंटर होता है, इसमें भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, दिल्ली के भी है, ठीक है। नॉर्थ रीजन होता है, इसके अंदर सब अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह से सबके ना कोड दे रखे हैं। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ रीजन में देखो दिल्ली ये रहा। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली का कोड क्या दे रखा है, 2201। अगर कोई बच्चा दिल्ली में एग्जाम देना चाहता है तो उसे एग्जाम सेंटर में 2201 भरना होगा। तो ये कोड प्लीज ढंग से भरना, यह आप लोगों के सेंटर को डिफाइन करेगा कि आपका सेंटर कहां पर पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे बच्चे जैसे ही आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, अब आपने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ कि आपको जाना पड़ेगा एग्जाम देने। अब फॉर्म तो भर दिया, सेंटर भी चूज कर लिया। अब जब एग्जाम देने गए तो एग्जाम देने में मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 4 पेपर आएंगे। जो लेवल टियर 1 में जो आता है वो 4 पेपर होते हैं, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस होगा, यानी 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के, यानी सीधा सीधा कहा जाए तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, जीएस के 25 क्वेश्चन है, मैथ के 25 क्वेश्चन है और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है। इसको मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ, मैथ सही है और ये रीजनिंग है और ये मेरे बच्चे जीके है और ये तो आपकी मेरे बच्चे इंग्लिश है। तो 25-25 क्वेश्चन है मैक्सिमम। अब 25 गुणा 2 कर दो, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे, ये भी 2 नंबर हो गए और ये भी 2 नंबर हो गए। तो मार्क्स कितने हो गए आपके 50, जिसमें टोटल आपको यहां पर कितने टाइम मिलेगा, 60 मिनट्स। अब मेरी बात समझ रहे हो, सिर्फ 60 मिनट आप लोगों को मिलेंगे और 60 मिनट में आपको पूरा पेपर करना होगा। लेकिन याद रखना कि 1 घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे किसको, जो फॉर स्क्राइब एज पर द पैरा 7.1, जो ब्लाइंड होंगे, जो ब्लाइंड होंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, या उनको 20 मिनट का एक्स्ट्रा मिलता है पेपर करने के लिए, ध्यान रखना। तो ये पेपर होगा टियर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव कुछ भी नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखे होंगे। जिस भाषा में आप देना चाहें उस भाषा में आप अपने मार्क्स को कंप्यूटर बेस पे जाके टिक कर सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चे। अब इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं कि इसमें ना एक छोटी सी नेगेटिव मार्किंग है। क्या है, एक छोटी सी नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की। 0.5 की मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं आपको सवाल की बात करता हूं कि भैया 0.5 में अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत किए, अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 3 नंबर माइनस हो जाएंगे, आपके 3 नंबर माइनस हो जाएंगे। ये बात दिमाग में रखना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग होती है। अब कहानी क्या है, टियर 1 के स्केड्यूल पे आते हैं। अब टियर 1 का स्केड्यूल क्या होता है, टियर 2 का, सॉरी, अब मेंस की बात करते हैं। अब टियर 2 को सीधा सीधा ये कह दो कि अब भाई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसमें पेपर होगा, जो पेपर 1 होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें 2 मॉड्यूल होंगे, एक होगा आपका मैथ और एक होगा आपका जीके। एक होगा मैथ और एक होगा मेरे दोस्त क्या, जीके। 2 घंटे 15 मिनट का एक पेपर होगा, पहला पेपर, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन मेरे बच्चों यहां पर रीजनिंग के आएंगे, सॉरी मैथ और रीजनिंग का है। तो ये हो गया। तो
एक जो क्वेश्चन होगा, टोटल 60 हो गए ना, तो एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। अब जब 3 नंबर का होगा तो 60 दिया 180 नंबर आपके यहां बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें एक्स्ट्रा टाइम फिर मिलेगा, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, हर सेशन को मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा सेशन होगा जिसमें इंग्लिश के 45 सवाल होंगे और जीके के यहां पर, ध्यान से मेरी बात समझना, कि जीके के यहां पर आपके 25 सवाल होंगे। तो टोटल मेरे से 45 25 कितने हो गए, 70। अब 70 को 3 से गुणा कर दो, 210। तो 210 तो ये हो गए, 180 ये हो गए, तो पूरा पेपर मेरे बच्चों कितने का हो गया, 390 नंबर का पेपर होगा। यानी 13 3 39, अगर देखा जाए तो टोटल 130 क्वेश्चंस होंगे, गुणा 3 कर दोगे इजिकल्स टू 390 मार्क्स का पेपर होगा, जो आप प्री डो और मेंस दोनों मिलके दोगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। उसके बाद एक सेक्शन 3 होता है, कंप्यूटर नॉलेज का एक टेस्ट होता है, बहुत छोटा सा है, 20 मिनट का टेस्ट होगा, ये 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ये 15 मिनट इसी के एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चन का जो होगा 60 ये भी यहां पर हो गए। तो ये आप समझ सकते हैं, बट ध्यान रखना कि 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल, बट ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद सेक्शन 3 मॉड्यूल डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा, ऑनलाइन डाटा, ये एक टाइपिंग टेस्ट होता है, इसे हम बोलते हैं एक तरह का, ये क्या होगा मेरे दोस्त, टाइपिंग टेस्ट। बट ध्यान रख बता दूं कि अगर आप इसमें भी फेल हुए तो आप पूरे पेपर में फेल माने जाएंगे। अगर आप इसमें भी फेल हुए तो आप पूरे पेपर में फेल माने जाएंगे। तो टाइपिंग टेस्ट को भी ध्यान से करना। उसके अलावा अगर स्टैटिस्टिकल वाले बच्चे हैं तो उनके 100 क्वेश्चन का एक पेपर होगा जिसमें 2 नंबर जुड़ेंगे और टोटल 200 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे। तो 390 प्लस 200 आपके और जुड़ जाएंगे। तो ये पूरा पेपर मेरे बच्चे यहाँ 590 का उनका बन जाएगा। अब कहानी क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, अब जिसे हम बोलते हैं डीवी। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है विल बी कंडक्टेड बाय द अदर डिपार्टमेंट, जो रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट है, जहां आपका डॉसियर चला गया, जैसे सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम हो गया, एग्जामिनर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर सीबीएन हो गया, ठीक है, सीबीएन मिनिस्ट्री हो गया, सेंटर फॉर नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, जूनियर इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आपके क्या होगा, डीवी होगी। अब ध्यान रखना, अब आपके लिए एक सबसे नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। अगर आप एग्जाम के दौरान टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल, अगर कुछ भी आपने वहां पर शीट वीट यूज की, तो आपको 2 साल के लिए एग्जामिनर बैन कर दे, यानी आपको सीजीएल में बैन कर दिया जाएगा कि 2 साल तक आप एग्जाम नहीं दे सकते। ये बात ध्यान रखना। लीविंग द एग्जामिनेशन वेन्यू यूनिफॉर्म्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अगर आपने वेन्यू पे कुछ भी इकट्ठा किया, कुछ भी ऐसा किया, कुछ छोड़ के गए, तो वो भी 2 साल के लिए बैन कर देंगे। आप मिसबिहेव करते हो, इंटिमिडेट करते हो, थ्रेटनिंग करते हो किसी भी मैनर में, किसी भी सिक्योरिटी पर्सनल को, इन्विजिलेटर को, किसी को भी, तो 3 साल के लिए आप बदतमीजी भी करते हो किसी भी व्यक्ति से, तो 3 साल के लिए आपको कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा सीजीएल यानी एसएससी के हर पेपर में, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएस हो, किसी के लिए भी, ठीक है। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्ट द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कोई रुकावट पैदा करना, इंस्टिगेट, दूसरे बच्चों को भड़काना, मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ इनकरेक्ट और फॉल्स अप्रोप्रिएट, ऑब्टेनिंग सपोर्ट, इम्प्रॉपर मींस ऑफ कनेक्शन विद कैंडिडेट, से कुछ भी फोन वोन कुछ भी यूज करते हो, सीधा 3 साल के लिए आपको कंप्लीटली क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। इसमें देखो आप नकली एडमिट कार्ड बनाते हो, नकली आईडी पे करते हो, तो 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। कोई वेपन आपके पास मिलता है, 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। असॉल्ट यूज ऑफ फोर्स कॉजिंग बॉडली हार्म इन एनी मैनर टू द एग्जामिनेशन फंक्शनरीज, यदि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ भी ऐसा सुपरवाइजर पे हमला करते हो, कुछ भी करते हो, 7 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा आप लोगों को। तो ये भी मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखना। ये पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को दी, ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, हाँ या ना? अगर पसंद आई होगी तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मैक्सिमम लेवल पे शेयर करना, जो बच्चे 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।